हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा है बायोलॉजी का। हमने प्लांट क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा मोनेरा जगत चल रहा है। मोनेरा किंगडम को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मोनेरा की हमारी 5 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। इनके अंदर द्विविभाजन, नाइट्रोजनीय स्थिरीकरण, कुछ इनका इंपॉर्टेंट मैथ जो है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास के अंदर हम इस बायोलॉजी के प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर यदि हम बात करें, तो आज हम आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा जगत के अंदर हमने जितने भी सूक्ष्म जीवों को अभी तक पढ़ा हुआ है, वो सभी के सभी बैक्टीरियाओं को हमने रखा हुआ है इसके अंदर, जो कि बहुत पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी, जब इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में यदि बात करें, तो हमारे पास आ जाते हैं अब आर्की बैक्टीरिया। मतलब आर्की बैक्टीरिया की यदि हम बात करें, तो आर्की बैक्टीरिया जो हम सामान्य जीवाणु या बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए थे। या हम बात करें कि इनकी उत्पत्ति जो है ना, बहुत पहले पृथ्वी पर जब भी जीवन का उद्विकास हुआ था, उस समय पे इनकी उत्पत्ति की यदि बात की जाए, तो ये है हमारे पास, बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। तो मतलब आज से अपन 4 बिलियन वर्ष पहले की बात करें, मतलब 4 अरब साल पहले। 4 अरब साल पहले क्या हुआ था, इस पृथ्वी पर ना तो ऑक्सीजन थी। 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो 4 बिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी पर ना तो ऑक्सीजन था, सिर्फ और सिर्फ उपस्थित था। क्या उपस्थित था उस समय पर? देखो, मीथेन था। मीथेन, CH4 जिसे हम बोलते हैं, मीथेन था। अमोनिया था उस समय पे, NH3, अमोनिया। और उस समय पे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड था, और पानी था। ये चीजें पृथ्वी पर उपस्थित थी, लेकिन जीवन नहीं था, कोई भी जीवन नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इन रासायनिक पदार्थों ने रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ प्रोटोसेल नुमा संरचना का क्या किया, निर्माण। और इस प्रोटोसेल संरचना के अंदर क्या था, DNA भी पाया जाता था, RNA भी पाया जाता था। और इसकी जो मेम्ब्रेन थी, ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती थी। प्रोटोसेल नुमा संरचना का क्या हुआ था, उस समय पर निर्माण हुआ था। तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती थी, जो झिल्ली पाई जाती थी, वो लिपिड या प्रोटीन की बनी हुई थी। ऐसी संरचनाओं का निर्माण हुआ था, जिसको उस समय पर बोला गया क्या, प्रोटोसेल। तो मतलब जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी, वो पानी के अंदर हुई। पानी के अंदर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, वो बैक्टीरिया लाइक संरचना बनी थी। लेकिन हमारे वो सामान्य बैक्टीरिया नहीं थे। उन्हीं बैक्टीरियाओं को हम बोलते हैं क्या, आर्की बैक्टीरिया। तो अब ये 2 तरीके के बैक्टीरिया बन जाते हैं। एक तो हमारे यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम सामान्य बैक्टीरिया, कॉमन बैक्टीरिया कह देते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, अक्सर हमें पढ़ने में मिलता है, ये हमारे सामान्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। लेकिन इनकी यदि बात करें, जो आर्की बैक्टीरिया क्या है, हमारे प्राचीनतम बैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ होगा, वो इन्हीं बैक्टीरियाओं के रूप में हुआ, जिन्हें हम आज आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ये आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मौसम को, परिस्थितियों को सहन करने में क्या थे, सक्षम थे। जैसे कि थर्मोपाइल्स बहुत ही ज्यादा हीट में रह सकते थे, तो इन्हें हम हीट लवर कहते थे। दूसरे थे हमारे पास हेलोफाइल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा खारे या साल्टी लवर में रह सकते थे, तो उन्हें हम साल्ट लवर बोल देते हैं। दूसरे थे मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते थे। हम मीथेन प्रोड्यूस करते थे, CH4 का उत्पादन करते थे। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया थे, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी करीबन 4 अरब वर्ष पहले, उस समय पे जीवन की इन्हीं बैक्टीरियाओं के रूप में क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। हमें अलग अलग टाइप के ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। और आज भी, उस दिन से लेके आज भी, ये पृथ्वी पर किसी ना किसी रूप में उपस्थित हैं। तो इन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर, आर्की बैक्टीरिया। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखो, बात करते हैं हम इसके अंदर। हमारे पास क्या दे रखा है, आर्की बैक्टीरिया दे रखा है। और इस आर्की बैक्टीरिया के अंदर यदि देखा जाए, तो ऐसी क्या संरचनाएं हैं। तो जैसे हमने, एक सामान्य बैक्टीरिया नहीं है जी, हमारा क्या है, देखो बोला जाता है ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह। सामान्य जीवाणु हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली जो क्लासें हमारी हुई हैं, वो सामान्य जीवाणु हम पढ़ चुके हैं। उनकी क्लासों के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारी पिछली क्लासों को क्या कर सकते हो,
कवर कर सकते हैं। तो क्या बोला जाता है इनके बारे में कि विकास की दृष्टि से ये सबसे प्राचीन है, प्रिमिटिव है, बहुत पहले पृथ्वी पर, यानी हम बात करें जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई थी ना, वो इन्हीं के रूप में हुई थी। इसलिए हम इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कह देते हैं। याद रखना है ये वाली बात, पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ था वो आर्की बैक्टीरिया के फॉर्म में उत्पन्न हुआ था। लेकिन उस समय पर पृथ्वी पर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये श्वसन तो करते नहीं होंगे। वो प्राचीनतम बैक्टीरिया हमारे कहलाते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं क्या, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात करें कि अधिकांश आर्की बैक्टीरिया जो होती है ना, वो कैसे होते हैं, अविकल्पी अनॉक्सी होते हैं, मतलब इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन नहीं होता था, अनॉक्सी श्वसन होता था। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये सब आर्की बैक्टीरियाओं के अंदर आते हैं और ये ऐसे प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं जो यूकेरियोटिक कोर में हिस्टोन के समजात होती है। ये बात याद रखना, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर एक हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो इसके अंदर है तो नहीं, लेकिन इसकी संरचना हूबहू उससे मिलती है। तो हमारी जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उस कोशिका का निर्माण भी किससे हुआ होगा, इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ होगा, तब जाके हमारे आज के जीवन की क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई होगी। तो एक तरीके से हम कहें कि हमारे जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस विकासीय दृष्टि से हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। देखो आज अगली बात करते हैं, इनकी कोशिका भित्ति यू बैक्टीरिया की तरह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी नहीं होती है। इनकी कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसैकेराइड तथा जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, लेकिन अलग टाइप की कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाती है, जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कह देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमने इसको डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। बैक्टीरियाओं की ये संरचना हमें देखने को मिलती है, इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा जाता है, तो ऐसी संरचना इनकी हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो इनकी कोशिका झिल्ली, अभी हम पढ़ चुके हैं इकाई कला, जैसे हम यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है, देखो झिल्ली तो पाई जाती है लेकिन उसको हम इकाई कोशिका या कोशिका झिल्ली नहीं कहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको हम इकाई कला या यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली अत्यधिक जटिल होती है, क्योंकि यह साकित लिपिड संग्रह की बनी होती है। देखो ये झिल्ली ही तो है इनकी बैक्टीरिया की, ये चारों तरफ जो पाई जा रही है इनके अंदर, ये सब क्या है, ये साकित ब्रांचेज जो इनसे निकल रही है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना है। ये अति वृद्धि कर लेती है कहीं पर और जटिल प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी संरचना इसके अंदर हमारे अन्य जीव जंतुओं की कोशिका झिल्ली की पाई जाती है, उसकी तुलना में अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया जटिल कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के कारण कुछ विपरीत आवासों में, अब विपरीत आवास के यहाँ देखो मौसम के विपरीत मौसम को भी सहन कर लेते हैं, विपरीत परिस्थितियां भी इनके पास आती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा खारा पानी है उसमें भी ये रह लेंगे, बहुत ही ज्यादा गैसियस माध्यम है वहां पर, मीथेन ज्यादा है या कोई अन्य गैसों की मात्रा ज्यादा है, उस वातावरण में ये आसानी से रह सकते हैं। कुछ और चीजें आ जाती हैं, देखो आर्की बैक्टीरिया में निम्नलिखित जीवाणु सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का काम क्या है भाई, ये मीथेन उत्पन्न करता है। मीथेन बोले तो CH4, मीथेन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया हमारे आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर जो भी मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में कीचड़ हो जाती है, तो कुछ लंबे समय तक वहां पर कीचड़ बनी रहती है, तो वहां से एक अलग ही टाइप की स्मेल आने लगती है, तो वहां पर मीथेन गैस उत्पन्न हो रही होती है। तो वो मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हमारे जो होंगे वो कौन से होंगे, आर्की बैक्टीरिया होंगे, उसका नाम क्या होगा, मिथेनोजेंस, जो मीथेन उत्पन्न करता है। तो मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, दलदली गैस भी बोल देते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस, ये बात भी आपको याद रखना है, मार्स गैस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है मिथेनोजेंस दलदलीय स्थानों तथा गोबर गैस संयंत्र, बिल्कुल हम गोबर गैस संयंत्र भी पढ़ चुके हैं, जिससे हम गैस बनाएंगे, घर में गोबर गैस संयंत्र लगाए जाते हैं, वहां पर ये मीथेन उत्पन्न करते हैं भाई। तो ये वो भी वही बैक्टीरिया हैं जिनको हम आर्की बैक्टीरिया कह देते हैं। हमारा मतलब हमारे जो बैक्टीरिया, सामान्य बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं, जीवाणु जो पढ़े हैं, उनसे भी बहुत प्राचीन है। मतलब ये बात की जाए, पृथ्वी पर सबसे पहले जो लाइफ बनी होगी वो इन्हीं आर्की बैक्टीरिया के रूप में बनी होगी। कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम, ये हमारे इसके क्या हैं, उदाहरण, तो आपको याद रखना है। एक आर्की बैक्टीरिया जिसको
रूमेनोकोकस कहते हैं जी, हमें गाय और भैंस की आंत में पाया जाता है भाई, इस बात को याद रखना है, रूमेनोकोकस। तो देखो क्लियरली बात है कि गाय और भैंस के आमाशय के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, रूमेनोकोकस। तो उसके अंदर ये क्या करेगा भाई, सेलुलोज, जानवर क्या खाते हैं, घास फूस, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। उस सेलुलोज का पाचन करेंगे तो उनके गोबर के अंदर जो अलग ही टाइप की एक स्मेल बनती है, वो स्मेल इसी के बच्चे बनने की है कि वो एक आर्की बैक्टीरिया की स्मेल वहां पर आ रही है। नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप हमारे पास, जिसको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। ये आर्को बैक्टीरिया अत्यधिक लवणीयता वाले, बहुत लवणीयता वाले मतलब बहुत ही ज्यादा खारा पानी, खारा पानी। अब खारा पानी क्या है भाई, ये खारा पानी हमें कहाँ मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्रीय जल, समुद्रीय जल बहुत ही ज्यादा हाईली सैलाइन एरिया में पाए जाते हैं। कौन से, उन्हें हम कह देते हैं हेलोफाइल्स। बहुत ही ज्यादा खारे पानी के अंदर ये आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये आर्की बैक्टीरिया ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहां पर तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड या मध्यम अम्लीय, मतलब जिसका पीएच मान भी कितना होता है, देखो बहुत कम। अब जब पीएच मान ज्यादा होगा तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तापमान भी बहुत ज्यादा और अम्लीयता भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी जगह पर पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं को हम बोल देते हैं क्या, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। दूसरी बात करें, ये गर्म पानी के सल्फर युक्त झरनों में, झरनों जहाँ पर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तापमान बहुत ज्यादा होती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान भी होता है, वहां पर भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। तो मतलब इनके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कोशिका झिल्ली इनके अंदर पाई जाती है, जो उनको इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई बेसिसिटी, उनको सहन करने की इनको क्या प्रदान करती है, क्षमता प्रदान करती है। दूसरी बात करें, गर्म पानी के सल्फर वाले झरने जो है ना, हिमालय क्षेत्र में पाए जाती हैं, ये बात भी याद रखना है। तो उन क्षेत्रों में हमें कईयों प्रकार के आर्की बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। तो देखो कितने बहुत हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले, लेकिन आज के जीव जंतुओं की बात करें, इतने हाई टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोश का जो उस समय की बनी थी, जिसको हमने प्रोटोसेल नाम दिया था, 4 बिलियन वर्ष पहले, 4 अरब वर्ष पहले, तो उस समय पे जो जीव जंतु थे, उस समय पे पृथ्वी का एनवायरमेंटल भी इसी टाइप का था। वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, एसिड रेन हुआ करती थी। तो उस माहौल को झेलने वाले जो जीव होंगे वो हमारे आर्की बैक्टीरिया होंगे। ये आज भी पृथ्वी पर क्या है, उपस्थित हैं, जीवित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दाव रागी प्रोकैरियोट्स। देखो पता चल रहा है, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स बहुत गहरे समुद्र में, अवसादों में, सेंडिमेट चट्टाने जो होती हैं ना, उनमें पनपते हैं और अपना गुणन करते हैं, जनन करते हैं, आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं जी वहां पर रहकर। मतलब पानी के समुद्र के अंदर जितने जितने ज्यादा गहराई में जाते जाओगे, वहां पर दाब की मात्रा क्या होती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और बहुत ज्यादा गहराई के अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं, जिन्हें हम दाब रागी प्रोकैरियोट्स नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हमारे पास इनके लिए दे रखे हैं। वो गोल्डन की पॉइंट्स हमें देखो याद रखने हैं। क्या है, देखो इन प्रोकैर, क्योंकि जो जितने भी बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़े हुए हैं, या हमारा जो मोनेरा किंगडम जो था, वो पूरा का पूरा ग्रुप जो हमने बनाया, क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने करा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हमने पढ़ा, तो ज्यादातर इसके अंदर जो जीव थे ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे। तो उन सूक्ष्म जीवों के अंदर सभी के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके अंदर दो तरीके की कोशिका मिलती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ये बात याद रखना है। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक, जो कि आज के जीव जंतुओं के अंदर पाई जाती है, उच्च जीव जंतुओं के अंदर पाई जाती है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरीके के पाए जाते हैं। दूसरी बात करें पॉइंट में, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, ये पढ़ चुके हैं हम। प्रकाश संश्लेषी, ऑक्सीजनिक, मोनेरा या प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, पढ़ चुके हैं हम। यही हमारा चल रहा है। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है इसके अंदर। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा अगला क्लासिफिकेशन के अंदर, अगला किंगडम, जिसका नाम देते हैं हम प्रोटिस्टा। ठीक है। यद्यपि जीवाणुविक संरचना अत्यधिक सरल होती है,
किंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है, क्योंकि ये हमें स्वपोषी रूप में भी मिलेंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। विषमपोषी रूप में भी हमें मिलेंगे, ये परजीवी भी हो सकते हैं, हमारे मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, और सहजीवी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कईयों प्रकार के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं इस पृथ्वी पर। तो कईयों प्रकार के बैक्टीरियाओं से हमें लाभ भी होता है और कईयों प्रकार के बैक्टीरियाओं से हमें हानि भी होती है, नुकसान भी होते हैं। एक समूह के रूप में जीवाणुओं में बहुत अधिक उपापचयी विविधता पाई जाती है। मान लो एक ही समूह के अंदर हमने कोई बैक्टीरियाओं को रखा है, उनका क्लासिफिकेशन करके, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की संरचना उनके अंदर अलग अलग होती है। तो ऐसे यदि हम बात करें तो हमारे पास जो आर्की बैक्टीरिया हैं, जिनको हम प्राचीनतम बैक्टीरियाओं का समूह कह देते हैं, उनके अंदर झिल्ली, इकाई झिल्ली नहीं होती है। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें अगले पॉइंट के अंदर, तो कुछ जीवाणुओं में बॉडी तंतु युक्त अथवा कवक जैसा कवक जाल होता है। हाँ भाई देखो, कुछ संरचना तो इनकी कुछ ना कुछ कहीं होगी, अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं, जिससे कवक जाल हम आगे पढ़ेंगे। अतः इन्हें हम फिर क्या कह देते हैं? तंतु में जीवाणु कह देते हैं, या एक्टिनोमाइसेटिस कह देते हैं, या माइकोबैक्टीरिया कह देते हैं। ये जीवाणु हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग कईयों प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियां, जिन्हें हम प्रतिजैविक कहते हैं, उनके निर्माण में इनका किया जाता है। और उनकी कोशिका भित्ति में एक माइकोलिक अम्ल, याद रखना है, माइकोलिक अम्ल, माइकोलिक अम्ल होता है। तंतु में जीवाणु कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो कईयों प्रकार के बैक्टीरियाओं का उपयोग हम औषधियां बनाने में करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए देखो, स्टेप्टोमाइसेटिस, इससे भी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। माइकोबैक्टीरियम, बेगियोटोहा, नोकार्डिया, फ्रैंकिया, इनसे सबका उपयोग हमारे लिए आज विभिन्न प्रकार की बहुत अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक दवाइयाँ, औषधियाँ बनाने में, प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन कहीं हम बात तो जी जितने नुकसानदायक हैं उतने हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो कई प्रकार की दवाएं, यदि मान लो ये बैक्टीरिया उस समय से आज पृथ्वी पर नष्ट हो चुकी होती, तो क्या आज हम इस प्रकार की एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर पाते? तो नहीं कर पाते। तो कई प्रकार की बीमारियां ऐसी होती हमारे पास जिनका हमारे पास इलाज संभव नहीं होता। तो इस पृथ्वी पर जो बीमारी हमारे पास फैल रही है, उनको बचाने के लिए हमारे कुछ सूक्ष्म जीव पहले से पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम कई प्रकार की दवाइयां उनके इलाज के लिए हम बना रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास पॉइंट कि हमारे पास जो रिकेशिया है, वो भी छोटे छोटे एवं परजीवी जीवाणु होते हैं। याद रखना है, रिकेशिया भी छोटे छोटे एवं परजीवी जीवाणु होते हैं। तो ये थी हमारी इस तरीके से क्लास के अंदर जो थोड़ी सी नॉलेज रह गई थी हमारी, जो हमने शुरुआत में इसको स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने वहाँ पर सामान्य बैक्टीरिया की क्लास को डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारी इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये आर्की बैक्टीरिया को क्या किया है, आपसे डिस्कस किया है, और इसके बारे में आपको याद रखना है बहुत सारे पॉइंट जो हमारे बने हुए कि हमारे पास ये जो है ना, वो प्राचीनतम जीवाणुओं का क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा जो मोनेरा किंगडम जो चल रहा था ना, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और अगली क्लास आपके लिए हम लेके आएंगे प्रोटिस्टा किंगडम की, जिसके अंदर हम बहुत सारे जीव, सूक्ष्म जीव, उनके अंदर किस तरीके से संरचना होती है। तो पहली बात तो प्रोटिस्टा के अंदर किस टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सारी बातों को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, भाई वो जल्दी जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगली क्लास के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, और यूट्यूब पर कनावत अकेडमी के द्वारा जो भी क्लासेज अभी आपको अवेलेबल कराई जा रही है, वो बिल्कुल फ्री चल रही है, निःशुल्क चल रही है। तो आप इनके माध्यम से अपने हर एग्जाम, जहाँ पर साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, उस एग्जाम के लिए आप साइंस का वेटेज, आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप इन क्लासों को कवर कीजिए और लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।